महात्मा गांधी, उनके बारे में अगर एक पंक्ति में कहना होगा तो वो व्यवहारवादी नेता थे और उन्होंने छोटी छोटी बातों में सुधार करके महानता हासिल की थी। हालांकि सबसे शुरू में उनका पब्लिक प्रैक्टिस शुरू होता है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के वर्ताओं के हिस्ट्री अगर गौर से पढ़िएगा तो पता चलेगा कि अश्वेत लोगों के लिए और भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश शासन से जिस तरह से वो पत्राचार करते थे, जिस तरह धुन के साथ वो लगे रहते थे और जो ऊंचाई उन्होंने हासिल की थी, तो दक्षिण अफ्रीका प्रवास में पहली बार जब वो छोड़ करके भारत आ रहे थे तो उनकी विदाई में बड़ी संख्या में लोग थे। तो गांधी शुरू से बहुत लगनशील थे और लगनशीलता से वो ऊंचाई बनाया करते थे हर फ्रेम में। भारत में आए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपरिचित नाम नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका में उनका नाम हो चुका था और कांग्रेस के मंचों पर उनको आदर किया गया। हमारे राजकुमार शुक्ल चंपारण से गांधी के पास जा रहे थे और उन्हें वहाँ बुला रहे थे। उन्होंने विलक्षणता से शुरुआत की। उन्होंने जिस तरह से सर्वेक्षण किया, जिस तरह से लोगों को जुटाया, एक समय आया जब कचहरी में लोग जुटने वाले थे तो अंग्रेज़ सरकार ने गांधी से ही मदद मांगी कि उतने लोगों को वो मैनेज नहीं कर पाएंगे और गांधी का उन पर वश है, वो जानते थे। और यही समय है जब अंग्रेज जुडिशरी और अंग्रेज ब्रिटिश क्राउन दोनों पहली बार गांधी के सामने झुका था। इसी तरह के साथ साथ नीले भी झुके थे। नीले जब झुके तो उनको वापस लौटाना था किसानों से जो जमा राशि उन लोगों ने ली थी, तो उसका पूरा पैसा गांधी ने अंततः समझौता 25% लौटाने पर किया, जो कि एक विजय था और विलक्षण विजय था। तो गांधी भारतवर्ष में अनेक भूमिकाओं में थे और मुझे ये कहना पड़ेगा कि गांधी के जो आलोचक हैं, हालांकि आलोचना ये थी कि अंबेडकर गांधी की तस्वीर एक साथ लगाई नहीं जा सकती थी, भगत सिंह गांधी की तस्वीर एक साथ लगाई नहीं जा सकती थी और बहुत कारणों से गांधी जब शहीद हुए भारत विभाजन के बाद जो दंगे हुए उनसे जूझते हुए, लेकिन वहाँ भी गांधी के ऊपर एक तोहमत लगाई जाती थी कि उस समय भी गांधी के बारे में प्रश्न छेपक में उठा दिए जाते थे। जैसे भगत सिंह के फांसी के सवाल पर गांधी अगर चाहते और सदाशिवतापूर्वक अंग्रेज़ों को कहते तो फांसी टल जाती। तो ऐसे दस्तावेज हैं कि भगत सिंह के भी फांसी को माफ़ करने के लिए पहल किया था, लेकिन उसकी उनकी एक सीमा थी कि भगत सिंह खुद किसी याचना और अपील के विरोधी थे, तो इसका ख्याल उनको था और इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। मैं गांधी की तरफ से सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हिस्टोरिकल मिस्टेक की वजह से वर्तमान में भी कई बार गलतियाँ होती हैं। जैसे आज दादी नानियों ने शाहीन बाग में गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह को एक ही साथ ला करके खड़ा कर दिया। तो इस तरह इतिहास को करेक्ट ढंग से देखने की आवश्यकता होती है। चौरी चौरा के बाद जबकि थाना जला दिया गया था चौरी चौरा में आंदोलनकारियों द्वारा, तो गांधी ने आंदोलन वापस लेने की बात कही। परिस्थिति का उनका आकलन होगा, उस इतिहास के क्षण को विश्लेषित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गांधी के अंतिम विचार वो अहिंसा के लिए एक गाल पर झापड़ मारा और दूसरा गाल दे देने वाला नहीं था। वो एक जनता की युद्ध नीति और रणनीति को समर्थन था और गांधी ने जेल से ही 1942 के विद्रोह में करो और मरो का नारा दिया। आंदोलन वापस लेने की बात नहीं है और निर्णायक युद्ध के रूप में बदल दो, ये गांधी की अपील थी। और गांधी इस अपील को करते समय जानते थे कि थाने जलाए गए हैं, थानों को खाली करा दिया गया है, जिला मुख्यालयों को खाली करा दिया है। उस समय भी जब इतना बागी दौर था, उस समय हिंसा हो रही थी, रेल की पटरियों को उजाड़ने की पेशकश जयप्रकाश नारायण करते थे विद्यार्थियों के नाम संदेश में, जेल से फांद करके वो भागे थे 42 क्रांति के समय में। तो इस तरह से अनेकों नेक बातें थी, लेकिन गांधी ने उस समय करो और मरो का नारा दिया, डू और डाई, अर्थात इस लड़ाई को निर्णायक बनाया जाए। तो गांधी इस तरह से अपने छोटी छोटी बातों के करेक्शन से महान व्यक्ति बने थे। एक प्रसंग और है जो बहुत ताज़ा है, जिसका बहुत प्रभाव है, और आज जो गांधी को त्याज्य मानते थे वो लोग भी गांधी के पास गए हैं। गांधी के पर्सनालिटी के बारे में आइंस्टाइन ने जो बात कही कि ऐसा कोई मनुष्य धरती पर पैदा हुआ होगा, आने वाली पीढ़ियों को विश्वास नहीं होगा। चार्ली चैपलिन ने
जो सम्मान व्यक्त किया। हेमंत जी की एक किताब है चार्ली का गांधी। लंदन जब गांधी गए थे पानी के जहाज़ से, तो लंदन के ही चार्ली चैपलिन थे और अमेरिका में वो माने सिनेमा के मंच पर स्टार बन चुके थे पूरी दुनिया में, और वो जब गांधी गए थे उन दिनों वो लंदन में थे। तो लंदन में गांधी गरीब बस्तियों में रहते थे जहाँ से चार्ली चैपलिन जन्मे थे, और चैपलिन वहाँ के सबसे महंगे होटल में जब अमेरिका से आए थे। तो हेमंत जी ने आकलन किया है कि गांधी के आने के बाद अखबारों में कैसे प्रसंग आए और किस प्रसंग पर किस तरह से चैपलिन रिएक्ट कर रहा था। चैपलिन का आकर्षण गांधी के प्रति था और गांधी पर उसने, तो गांधी के बारे में चैपलिन जो बात कही वो नहीं, बल्कि हम लोग गांधी को अपने देश में अपने अतीत के वस्तु स्थिति में समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं वह दंगा जो भारत विभाजन के बाद भड़का था, जिसकी वजह से हिंदू जो हैं पाकिस्तान से दंगा प्रभावित होकर के अपने परिवारों के लोगों से बिछड़ करके, अपने बहन बेटियों से बिछड़ करके, और बहन और माताएं अपने भाइयों के कत्ल के बाद यहाँ लौटे थे और रास्ते में भी संतरास झेलना पड़ा था। उस समय भारतवर्ष में भी प्रतिहिंसा जन्मी थी। उस दौर में किसी हिंसा को आप साथ नहीं दे सकते थे, वो आत्मघाती सांप्रदायिक हिंसा था। उस समय कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस का, जो कि उस समय बल बहुत सीमित था, उसके बदौलत भारत सरकार जितना कुछ कर सकती थी। इसके अलावा एक गांधी एक नैतिक शक्ति थे और वो लड़ रहे थे। वो अपने प्राणों की आहुति एक तरह से कर रहे थे, उपवास पर होते थे और बीमारियां बढ़ रही थीं। तो गांधी एक उस समय, जबकि भारत विभाजन के दोषियों में जिन्ना के साथ साथ जो एक बड़े दंगे का कारण था, तो इसको हम जैसे मुस्लिम कम्युनलिज्म की बात करते हैं, तो मुस्लिम राष्ट्र, धर्म के नाम पर एक अलग राष्ट्र की परिकल्पना जिन्ना ने की थी, जिसका समर्थन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। अस्पृश्यता का एक विषय फिर से लाता हूँ कि अंबेडकर, फूले और सभी दलित नेता जब जाति व्यवस्था के ऊपर बहुत सही लिख रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा संघातक अस्पृश्यता को मान रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में भी बच्चों को, दलित बच्चे जो विलक्षण बच्चे भी होते थे, उनको भेदभाव करना, उनके साथ भेदभाव होता था और बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, और अस्पृश्यता की वजह से किस तरह का अमानवीय जीवन जीना पड़ता था। तो गांधी ने भारत में अपने आज़ादी के संघर्ष के साथ एक सामाजिक संघर्ष जोड़ रखा था। वह था अस्पृश्यता निवारण का, अनटचेबिलिटी का विरोध करना, और इसी वजह से अपने तरीके से सम्मान सूचक शब्द हरिजन दलितों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। मुश्ताक अली, जो कि गाड़ीवान के बेटा थे और आईए बीए की पढ़ाई के फीस को नहीं भर पाते थे, ये उनके आत्मकथ्य में विस्तार से प्रसंग आया। और किसने किसने मदद की, मदद करने वाला कब परेशान हो गया तो मदद छूट गया, तो कैसे उनका साल ये हो गया। बाद में वो टीचर हुए, टीचर होने के बाद आपको बिहार के एडुकेशन सर्विसेज में ऊंचे स्थान पर गए। उन्होंने अपना आत्मकथ्य लिखा है, उसमें उन्होंने मुंगेर का प्रसंग लिखा है कि डोम जो जूठा बटोरता था और डोम राजा जो सबसे ज़्यादा जूठा जमा करता था, सूखा भूजा, उस समय का सूखा जूठा, पूरी और मिठाइयाँ। तो ये जो है एक अस्पृश्यता जन्य बीमारी थी, जूठा जमा करने। तो गांधी ने किस तरह से उस समाज को उस बुराई से बाहर निकाला, और गांधी के लोगों ने इस तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस का अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष और अस्पृश्यता निवारण, और तीसरा चरखा, ये 3 कार्यक्रम था। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ कि छोटी छोटी बातों को करेक्ट करके एक व्यवहारवादी नेता अनेक सिद्धांतवादी नेताओं से ऊपर चला गया। और मैं अभी इस समय याद करना चाहता हूँ कि भगत सिंह, जिनका पाथ अलग था, गांधीयन पाथ पर नहीं थे, वो कम्युनिस्ट थे और वो हिंसा से क्रांति के प्रोटोगनिस्ट थे। हालांकि खुद उन्होंने किसी को मारने के लिए बम नहीं चलाया था, लेकिन उन्होंने लोगों का ध्यान विचार की तरफ खींचने के लिए बम, असेंबली में गैस के गुब्बारे वाला बम फेंका था। तो भगत सिंह भी चूँकि पढ़े लिखे नौजवान थे, 23 वर्ष में, जानते थे और उनका मिशन पक्का था भारत की आज़ादी। इसलिए भारत के आज़ादी के संग्राम को नेतृत्व करने वाले गांधी के प्रति वो सम्मान सूचक बात करते थे। गांधी के पत्राचारों, लेखों, उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं, हरिजन इत्यादि, इन सब का वॉल्यूमिनस 100 वॉल्यूम से ज़्यादा
किताब छपा है गांधी वाङ्मय, ठीक है। उनके अपने यशस्विता और उनके अपने लिमिटेशन में देखिए और इस तरह से एक व्यवहारवादी तरीके से गांधी को एक ऊंचाई पर पहुंचता हुआ देखिए, तो आपको आने वाले दिनों में अपने कार्यक्रम तय करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।